11वीं भौतिकी में आशा है आप लोग अंकित प्रश्नों को देखे होंगे, एग्जाम्पल से समझ आए होंगे, क्योंकि किसी बच्चे ने मैसेज किया नहीं है 2 दिन में, मतलब आप लोग न्यूमेरिकल देख लिए हो। तो मैं सरल रेखा गति चैप्टर को कंप्लीट मान के छोड़ रहा हूँ। अब मैं आगे आप लोगों की आज क्लास में चर्चा करूँगा अगले चैप्टर जो सदिश विश्लेषण करके है। अध्याय नंबर 4 है आप लोगों का सदिश विश्लेषण। तो हम सदिश विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। ये अध्याय 2 भी दिया है बेटा। 2.1 को आपका सरल रेखा गति दिया है, ऋजु रेखु गति, और ये अध्याय 2 भी दिया है, जो भी नाम दिया हो। सदिश विश्लेषण हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सदिश और अदिश राशि क्या है, सबसे बड़ी बात। तो आप लोगों का प्रश्न होगा अदिश और सदिश राशि से आप क्या समझते हैं? अदिश और सदिश राशि से आप क्या समझते हैं? तो आपका जवाब होगा वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, मतलब जिनका मान होता है आंकिक मान, परंतु दिशा नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती है। जैसे लंबाई, तौलों के मान होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, आयतन, ये सारे के सारे आपके अदिश राशि होंगे, ठीक है। विद्युत धारा भी अदिश राशि है बेटा। अब हम सदिश राशि की बात करेंगे। तो वे सभी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है सदिश राशि कहलाती है। जैसे बल का अपना परिमाण भी होगा, कितना न्यूटन का लग रहा है, दिशा भी है बेटा। आप दीवार में बल लगा रहे हैं तो आपको पता है किस दिशा में बल लगा रहे हैं। दबाव भी किधर पड़ता है मालूम है। विस्थापन सदिश राशि है बेटा, किस दिशा में जा रही विस्थापित हो, लेकिन दूरी अदिश राशि है, क्योंकि पल की आकृति पर निर्भर करता है, किधर से घूम के आ रही नहीं पता, ठीक है। तो सदिश राशि और अदिश राशि हो गया। अगला प्रश्न आप लोगों का डिफरेंशिएशन होगा कि अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर लिखिए। अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर लिखना है आप लोगों को। तो बेटा पहला अंतर तो आप लोगों की परिभाषा हो जाएंगे। अदिश राशि की परिभाषा हमने क्या दिए हैं? वे सभी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? अदिश राशि। और जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, क्या कहलाते हैं? सदिश राशि, ठीक है। अब अदिश राशि को बेटा साधारण बीजगणितीय नियमों से जोड़ा घटाया जा सकता है, दिशा को महत्व नहीं देना है, ठीक है। साधारण बीजगणितीय नियमों से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन सदिश राशियों को साधारण बीजगणितीय नियम से जोड़ा नहीं जा सकता, ना गुणा किया जा सकता है, ना घटाया जा सकता है, ना भाग किया जा सकता है। इसके लिए सदिश बीजगणितीय का प्रयोग करते हैं। क्यों? मान लीजिए बेटा एक सदिश का मान 4 है और दूसरे का 8 है, तो साधारण जोड़ों का 12 हो जाएगा। लेकिन यदि इनकी दिशा विपरीत है तो मुझे जोड़ना नहीं, इसको दिशा कारण घटाना पड़ेगा, तब मान आएगा। तो दिशा को महत्व देना पड़ता है, इसलिए सदिश बीजगणित विधि से इनको जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जाएगा। किसको? सदिश राशि को। और ये साधारण बीजगणित विधि से गुणा, जोड़, घटाना, गुणा करना, भाग करना, जो भी आपका जोड़ना, ये सब कर सकते हैं। 2 अंतर हो गए। तीसरा अंतर, तीसरे अंतर की बात में बोलेंगे बेटा अदिश राशि को 2 घटकों में वियोजित नहीं कर सकते हैं, सदिश राशि को कर सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि किसी टेढ़े बल लग रहे हैं किसी वस्तु पर, तो इसको 2 घटकों में आप वियोजित कर सकते हो। ऐसे 36 घटक और लंबा घटक। तो ये एक बल इधर लगाओगे, एक बल इधर लगाओगे। चलो खाट है मान लीजिए कि जिसको आप चौपाई बोलते हो, अब कोई लड़का ऐसे यहाँ पे खड़ा होकर बल लगा है तो खाट तो इस दिशा में जाएगा, ठीक है आपका। तो सदिश राशि को 2 घटकों में वियोजित कर सकते हैं, परंतु अदिश राशि को 2 घटकों में वियोजित नहीं कर सकते हैं। तीसरा अंतर हो गया, ठीक है।
अब चौथे अंतर की अपन बात करेंगे कि मान लीजिए अदिश राशि को गुना करते हैं तो उसका गुणनफल सदैव अदिश आएगा, मतलब दिशा उषा नहीं आएंगे। लेकिन सदिश राशि को गुणा करेंगे बेटा तो उसका गुणनफल अदिश भी आ सकता है और सदिश भी आ सकता है। आगे अपन देखेंगे अदिश गुणनफल को डॉट से डिनोट करते हैं, ये ऐसे गुणा करूंगा तो अंक में आएगा आंसर, और यदि सदिश गुणन करूंगा ऐसे क्रॉस करके तो इसका आंसर सदिश में आएगा, दिशा के साथ आएगा। ठीक है ना, तो इसी को अदिश आंसर आता है तो अदिश गुणन बोलते हैं और सदिश आंसर आता है तो सदिश गुणन बोलते हैं। ठीक है, तो गुणा करने का तरीका अपन बाद में देखेंगे सदिश राशियों को। यहाँ चूंकि अंतर की बात कर रहे हैं तो अदिश राशियों को गुणा करेंगे तो गुणनफल भी अदिश आएगा, और यदि सदिश राशियों को गुणा किया जाए तो गुणनफल अदिश या सदिश आ सकता है। कैसा गुणा कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चार अंतर मैंने बता दिया। अब आप लोगों को क्वेश्चन करना है सदिशों के योग करने के तरीका के लिए। तो आपका क्वेश्चन होगा सदिशों के योग के त्रिभुज नियम लिखिए, त्रिभुज नियम लिखिए। आप लोग इस क्लास को अटेंड करें, अटेंड आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, खास करके बड़े बच्चे मैं देख रहा हूँ। शायद आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं, आप लोग पढ़ लेंगे या कुछ है, क्लास अटेंड नहीं करेंगे। बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, थोड़ी तकलीफ जरूर है। तो सदिशों के योग के त्रिभुज नियम, तो ये क्या कहता है बेटा, यदि दो सदिश को मान लीजिए कि ये त्रिभुज है बेटा, ये त्रिभुज है मान लीजिए कि ए बी सी, या मैं कर लेता हूं ए बी सी। ठीक है, तो दो सदिशों को यदि मैं किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक ही दिशा में व्यक्त करूं, ए बी और बी सी एक ही दिशा में है, अलग दिशा चेंज है लेकिन हम घूमे नहीं है, ऐसा करूंगा तो विपरीत दिशा हो जाएंगे दोनों। एक ही दिशा में व्यक्त करूंगा दो सदिश को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक ही दिशा में व्यक्त करूं। ठीक है, तो उनकी जो परिमाण है ए और बी का जो योग आएगा, परिमाण है, तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं विपरीत दिशा में। तो मान लीजिए कि इसको ओ नाम दे देता हूं बेटा, ये ए है, रहने दो ना, क्या दिक्कत है, ए बी सी। ये सदिश मान लीजिए कि ए है, ये सदिश मान लीजिए कि बी है, और ये सदिश मान लीजिए कि सी है। उल्टे दिशा में रख चलूंगा तो सी बराबर आएगा बेटा ए प्लस बी। ये सदिश योग का त्रिभुज नियम है, क्योंकि सदिशों को त्रिभुज के द्वारा व्यक्त करेंगे। अब बोलोगे कि सर एक ही दिशा में होगा, क्या होगा? तो एक ही दिशा में होगा तो क्या होगा? तो ये ए प्लस बी बराबर होगा तीसरी भुजा के, लेकिन तीसरी भुजा में सदिश की दिशा विपरीत होनी चाहिए। चूंकि सी उल्टा है तो हम माइनस सी लिखेंगे नियम के अनुसार, यानी कि सब तीनों एक ही दिशा में हो तो ए प्लस सी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा यदि एक ही दिशा में करेंगे। तो नियम यह है कि दो सदिश को त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं में एक ही दिशा में व्यक्त करें तो उनका परिणामी तीसरी भुजा द्वारा विपरीत दिशा में व्यक्त होता है। ठीक है, तो मैं इसको आप लोगों को लिखा देता हूं, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम है। ठीक है, तो आप लोगों को सदिशों के योग का त्रिभुज नियम खुद ही लिखते तो ज़्यादा बेहतर है बेटा, क्योंकि मैं फटाफट को समझाता। पेज नंबर 30 में दिया है, लेकिन पेज नंबर भी तो आप लोगों का अलग अलग है। चलिए मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे क्योंकि पेज नंबर अलग अलग है बुक में। सदिशों के योग के त्रिभुज नियम क्वेश्चन होगा। वैसे मैं बता दूं मेरे पास नई बुक है, पेज नंबर 181 पे है। तो इस नियमानुसार यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी है तीसरी भुजा द्वारा
विपरीत क्रम में व्यवस्थित प्रदर्शित होता है। मैं विवेक कर दिया बेटा। फिर चित्र बनाएंगे और लिख देंगे सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से C बराबर होगा A प्लस B। ये सदिश का चिन्ह है, कई लोग एरो भी लिखते हैं, लाइन भी खींचोगे। फिर मैं रिपीट बोल रहा हूँ, यदि किसी दो सदिश को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही दिशा में या एक ही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनका परिणामी त्रिभुज के तीसरी भुजाद में विपरीत क्रम में व्यवस्थित होता है, प्रदर्शित होता है। परिमाण और दिशा में विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। ये आपका होगा। चित्र बनाएंगे और योग नियम से करके लिख देंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें और याद रखिएगा। अब हम देखेंगे सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम, तो ये भी मैं चित्र बनाऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा बेटा। समांतर चतुर्भुज तो आप सब जानते हैं। ये मैं समांतर चतुर्भुज बना दिया, जिनकी आमने सामने की भुजा समांतर होती है, A, B, C और D। ये मैं सदिश को प्रदर्शित किया A, ये मैं सदिश को प्रदर्शित किया B, तो ये मैं सदिश को प्रदर्शित करूंगा C। अब आप बोलोगे तो ये तो त्रिभुज के नियम के जैसे है सब करके। हाँ, त्रिभुज के नियम के जैसे ही है, लेकिन ये चतुर्भुज आकृति हुआ तब सॉल्व करने के लिए ये मदद करता है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं रहेगा कैसे करोगे। मान लीजिए कि इन दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा कर दूं, ये A है बेटा, है ना, और ये B है, तो श्योर है इसका मान भी B होगा। A और B के बीच थीटा कर दूं तो इसका फार्मूला भी निकल जाता है C का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं नियम लिखने वाला हूँ। ये है A है और ये भी A ही होगा बेटा। नियम से आमने सामने की भुजा समान होती है, आपकी दिशा भी समान रखनी है। ठीक है, A की दिशा, B की दिशा सेम है। ये चित्र बनाइए। अब इसका नियम क्या होगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वही बात है बेटा, यदि किसी दो सदिश को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा, संलग्न मतलब जुड़ा हुआ, दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और क्रम में एक ही दिशा में व्यवस्थित करें या परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में व्यवस्थित करें तो इनका परिणामी है चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा विपरीत क्रम में व्यवस्थित होता है। परिमाण और दिशा में विपरीत क्रम में व्यवस्थित होता है। लगभग सदिश योग के त्रिभुज नियम के जैसे ही है। समझ के यहाँ पे आप लोगों को चतुर्भुज के रूप में बोलना है। मैं रिपीट बोल रहा हूँ बेटा आप लोगों का। मान लीजिए कि दो सदिश को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में व्यवस्थित करें तो इनका परिणामी है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण में परिमाण और दिशा में विपरीत क्रम में व्यवस्थित होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, अब ये चित्र बना लिए और इसमें समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएंगे तो फिर आएगा C बराबर A प्लस B। हो गया आप लोगों का सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए कुछ सूत्र लिख रहा हूं बेटा। मान लीजिए कि बेटा अलग से सूत्र बना लेंगे। A और B के बीच का कोण, सदिश A और B के बीच का कोण मान लीजिए कि थीटा है, तो इसका परिणामी यदि R है, उसमें मैं C लिख दिया था, है ना, अभी समांतर चतुर्भुज। तो ये क्यों समांतर चतुर्भुज नियम है बेटा, इसको काल्पनिक अपन समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। ठीक है आपका, तो ऐसा यदि आपका आ गया या किसी सदिश को दो भागों में व्यक्त करें, A और सदिश के दो सदिश के बीच का कोण थीटा हो तो R का मान आता है बेटा √A² + B² + 2AB cos थीटा। ये फार्मूला आप लोग नेट कर लेंगे। दो सदिश के बीच यदि कोण थीटा बन रहा है तो उनके बीच का परिणामी का ये सूत्र है। ठीक है, और कोण आ जाएंगे थीटा बराबर tan इनवर्स निश्चित रूप से B/2
ये आ जाएंगे इसमें। कौन है बी का मान और ए का मान आपका आ जाएंगे, देखेंगे आगे उसमें। ये फिलहाल सूत्र आप लोग देख ही रहेंगे। तो मैंने क्या बताया, सदिश योग का त्रिभुज नियम, और मैंने बताया आप लोगों के सदिश योग का क्या, समांतर चतुर्भुज नियम। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा सदिश योग का बहुभुज नियम। ठीक है, तो थीटा निकालने की जरूरत नहीं बेटा, इसको नोट नहीं करना, थीटा तो मालूम है। ठीक है, परिणामी यदि बात करें ये अल्फा है, तो टेन अल्फा पर निकाल सकते हैं। टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा करके फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला गणित वाले पढ़ेंगे 12वीं में। परिणामी का ए से दिशा बताना रहा था, ये सूत्र है बेटा, बी का मान साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ए के साथ कौन बना रहा है, ए अकेला है, बी साइन थीटा बी कॉस थीटा। ये दो सूत्र आप लोग देख लिए रहेंगे, आगे सवाल में काम आएंगे। ठीक है, तो ये अलग था थोड़ा सा, मैं बीच में याद आ गया बता दिया, मैं ये मिटा रहा हूँ आप लोगों का। अब हम बात करेंगे बेटा, दो नियम बात किए, सदिश के योग का त्रिभुज नियम, सदिश के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। अब हम बात करेंगे सदिश के योग का बहुभुज नियम। बहुभुज नियम, तो मैं बहुभुज बना लेता हूं। बहुभुज कैसा भी हो नहीं पता, ओ ए बी सी डी ई, ये बहुभुज बना लिया। ये सदिश ए हो गया, ये सदिश बी हो गया, ये सदिश सी हो गया, ये सदिश डी हो गया, ये सदिश ई हो गया, इसका मान, और ये उल्टा किया बेटा मैं, और ये मान लीजिए कि सदिश क्या मान लो इसको, एफ मान लो या आर मान लो, परिणामी को आर मान लिया, चलो, या एफ कर दो। तो बस यही नियम है बेटा, यदि विभिन्न सदिशों को किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में व्यवस्थित करें, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में व्यवस्थित करें, तो इनका परिणामी उस आकृति को बंद करने वाली, बंद करने बेटा एक ही क्रम में हो गया, उस आकृति को बंद करने वाली भुजा द्वारा परिमाण और दिशा में विपरीत क्रम में व्यवस्थित होता है। तो आर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये बहुभुज। मान लीजिए कि कल्पना करिए कि यहां मैं कोई भुजा बना देता, ये आर निकालो बोल देता है, तो ये आर बराबर होगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी। मान लीजिए कि ऐसा बोल देते हैं, तो इसका मान होगा बेटा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, या इधर का भी योग हो जाएगा, ये मान लीजिए कि f करता हूं तो f माइनस सी हो जाएगा, दूसरे विपरीत है तो इसके बराबर। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम दिशा है बेटा, ये r करता हूं तो r प्लस ई बराबर 1 होगा, तो r बराबर 1 माइनस ई हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आकृति करेंगे आप लोग ई, और ये आर कर देता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, बुक से देख के लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन आकृति अपने तरीके से बनाना या मेरा आपको बना लेना। क्या है? यदि विभिन्न सदिशों को किसी बहुभुज के क्रमागत भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में व्यवस्थित करें, तो इन सदिशों का परिणामी है बहुभुज की आकृति को बंद करने वाली अंतिम भुजा के द्वारा परिमाण और दिशा में विपरीत क्रम में प्रदर्शित होती है। याद करोगे तो कठिन है, समझोगे तो सरल है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग समझ के ही लिखें, मार्क्स कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने 3 नियम पढ़े हैं सदिशों को जोड़ने के लिए, आप लोगों का त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम और बहुभुज का नियम। ये नियम ध्यान रखेंगे, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, अभी मेन चीजों में हम फोकस करते हैं, प्रूफ करना होगा, मैं लास्ट में इसको करवाऊंगा। ठीक है, 3 नियम हो गया आपका। अब आगे आप लोगों का इससे संबंधित आप लोगों का सदिशों के
योग और गुणा के सवाल संबंध आएंगे, आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग को इसको पढ़ के आएंगे, ठीक है। कल हम इस सदिश से संबंधित है कुछ अंकिक प्रश्न देखेंगे। ये छोटा चैप्टर मैं फिर बोल रहा हूँ 2 क्लास में समाप्त हो जाएगा, संभवतः कल और परसों। तो मैं इसमें से अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि शून्य सदिश क्या है। शून्य सदिश क्या है? तो जवाब एक लाइन लिख लेंगे, छोटा सा है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो। क्या कहलाएंगे आप लोगों के? शून्य सदिश कहलाएंगे, ठीक है। कैसे इसको बोलेंगे शून्य सदिश? अब बोलेगा स्थिर वस्तु का वेग बताओ, उदाहरण देखिए, स्थिर वस्तु का वेग बताओ बोलेगा तो शून्य सदिश होगा बेटा। वस्तु स्थिर है तो गतिशील नहीं है, तो उसका वेग कहाँ से आएगा? तो शून्य सदिश हो गया। स्थिर वस्तु का वेग क्या हो जाएगा? उदाहरण लिख लेना, शून्य सदिश हो जाएगा, ठीक है। आप लिख सकते हो कोई वस्तु मान लीजिए यात्रा करता है, कोई व्यक्ति है, यात्रा करके अपने प्रारंभिक बिंदु में आ गया, तो इसका विस्थापन शून्य, मतलब इसकी स्थिति सदिश भी शून्य होगी। तो स्थिर वस्तु का वेग, कोई वस्तु गति करके अपने प्रारंभिक अवस्था में आ गया, तब उसका क्या हो जाएगा? वेग, ये सब क्या होंगे? आपके शून्य स्थिति में होंगे, या उसकी स्थिति शून्य सदिश हो जाएंगे, क्योंकि कोई विस्थापन नहीं है। तो ये आप लोगों का शून्य सदिश हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान है क्यों? रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान है क्यों? तो मान लीजिए कि रोलर है बेटा, और कोई छात्र रोलर को ढकेल रहा है, ये ढकेल रहा है, धक्का दे रहा है बेटा रोलर को। ऐसी तो बल लगाओगे ना, रोलर को आप ढकेलोगे तो वैसे ही बल लगाओगे। तो देखिए इस बल को हम 2 घटकों में वियोजित कर सकते हैं बेटा, एक ये और एक ये, जो 36 घटक और लंबवत बताया। तो मैं छोटा सा जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए कि ये कोण थीटा बना रहा है 36 के साथ, और बल F लगा रहा है। तो थीटा बन रहा है, कोण हमेशा आधार और कर्ण के बीच बनता है, तो ये 36 घटक एक cos थीटा होगा बेटा, और ये ऊर्ध्वाधर घटक एक sin थीटा होगा। अब बोलोगे कैसे सर करके? तो बेटा sin थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, नहीं, लंब बटा कर्ण। ये लंब है तो sin थीटा बराबर लंब नहीं मालूम, और कर्ण का मान F है, तो कर्ण लंब हो जाएगा F sin थीटा। ऐसी cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब मैं दूसरे चित्र में रोलर को खींचता हूं बेटा, कोई खींचेगा ऐसे होगा, रोलर को खींचते हैं, खींचना, ये बल F से खींच रहे हैं, तो इसके 2 घटक किस प्रकार से होंगे बेटा? ये थीटा है मान लीजिए कि कोण, तो ये हो गया एक cos थीटा और ये एक sin थीटा। चित्र क्लियर होगा आप लोगों को? 2 घटकों में वियोजित कर सकते हैं, टेढ़े बल को 36 घटक और ऊर्ध्वाधर। अब पहले चित्र को ध्यान से देखिए, जब रोलर को ढकेलते हैं, आंसर आप लोग खुद ही लिखेंगे, मैंने चित्र बना दिया, चित्र देखिए, रटना नहीं। जब रोलर को ढकेलते हैं जैसे कि पहले चित्र में है, तो ढकेलने में लगाया गया बल F के 2 घटक हैं। कौन? पहला लंबवत घटक F sin थीटा और दूसरा 36 घटक F cos थीटा। चित्र से स्पष्ट है कि 36 घटक F cos थीटा रोलर को आगे बढ़ाएगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक F sin थीटा नीचे की ओर काम कर रहा है, इसलिए रोलर को भारी बना देगा। ये ठीक वैसे ही हो गया, आप रोलर को ढकेल रहे हो और कोई छात्र आके उस पर बैठ गया, तो आपको ढकेलने में कठिनाई होगी। ठीक वैसे ही आपका
नीचे की ओर बल लग रहा है तो रोलर को भारी बना देगा, अतः रोलर को ढकेलना थोड़ा सा क्या है, कठिन होगा। अब ये दूसरे चित्र में मैं रोलर को खींच रहा हूं, तो रोलर को खींच रहा हूं तो बल F से खींच रहा हूं, तो इसके भी दो घटक हैं, लिख लेना। पहला ऊर्ध्वाधर घटक F sin थीटा, दूसरा क्षैतिज घटक F cos थीटा। F cos थीटा रोलर को आगे बढ़ाएगा, उसमें भी F cos थीटा रोलर को आगे बढ़ा। F sin थीटा ऊपर की ओर काम कर रहा है, इसलिए रोलर को हल्का बना देगा, अतः रोलर को खींचना आसान है। तो किसी भी पदार्थ को ढकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है इस कारण से, ठीक है। तो रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान, मैं रिपीट बोल रहा हूँ। इसमें F sin थीटा रोलर को भारी बना देता है, इसमें F sin थीटा ऊपर की ओर काम कर रहा है ऊर्ध्वाधर, इसलिए हल्का बना देता है। तो ये कठिन होता है ढकेलना और खींचना आसान होता है। F cos थीटा रोलर को आगे बढ़ा रहा है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब इसी में एक क्वेश्चन दिया है बेटा, उसको भी हल कर देता हूं। क्या दिया आप लोगों का प्रश्न है, वो कहाँ गया प्रश्न, पेज नंबर 189 पे दिया है। उदाहरण में देखना बोला हूं, बीच बीच का उदाहरण ही मैं बता रहा हूं। 40 न्यूटन का एक बल, प्रश्न चाहो तो लिख सकते हैं, मैं बोल रहे हैं 40 न्यूटन का एक बल x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाता है, इसके समकोणिक घटक ज्ञात करें। 40 न्यूटन का एक बल ये x अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 45 अंश का कोण बनाता है। तो समकोणिक घटक को ज्ञात करना है, तो दोनों घटक को ज्ञात करना है बेटा। तो ये 36 घटक हो गया, इस तरफ हमारा ऊर्ध्वाधर घटक आएगा वहां। अब आ जाते हैं 36 घटक, तो x बराबर दिख रहा है, तो 36 मतलब होगा बेटा F cos थीटा। अभी किया ना मैंने, कोण हमेशा बनता है आधार और कण के बीच में, थे 36 घटक, 36 हुआ और ये लंब हुआ। F का मान 40 दिख रहा है बेटा, थीटा का मान 45 अंश दिख रहा है। 40 cos 45 अंश का मान 10वीं में रखे होंगे, 1/√2 होता है। तो परमीकरण करेंगे तो √2 का ऊपर नीचे गुना करेंगे, 2 हो जाएगा, ये √2। सिंपल कैलकुलेशन आप लोग उम्मीद मत करो बेटा। तो ये आ गया 20√2 न्यूटन। 36 घटक, यहाँ 30 अंश भी बोल सकता है, 60 अंश भी बोल सकता है, निकालो बोल सकता है आप लोगों को। तो मैं पहले ही बोला था न्यूमेरिकल के लिए कुछ फार्मूला मैं क्लियर कर रहा हूँ करके। तो ये 36 घटक हो गया सिंपल तौर पे। अब मैं ऊर्ध्वाधर घटक निकालूंगा बेटा। ऊर्ध्वाधर घटक जाहिर है OY है, तो ये F sin थीटा होगा। F का मान 40, 45 अंश है बेटा, कैलकुलेशन वही आएगा, sin 45 अंश का मान भी 1/2 देता है। तो ऊर्ध्वाधर घटक भी आपका 20√2 न्यूटन आएगा। तो इसमें 36 और ऊर्ध्वाधर घटक सेम होते हैं। यदि आप लोगों के 45 अंश से बल काम करता है तो उसके 36 और ऊर्ध्वाधर घटक आपके सेम होंगे। तो सिंपल तौर पे आप लोग लगा निकाल लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अंक को चेंज करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम सदिश में और आगे पढ़ाई करेंगे।